Good afternoon, everybody. I'm delighted to welcome Mr. Rajendra Thakkar to this meeting today. And he's been doing the job that many of us think is really of primary importance to this country, which is that he heads the Society for Fast Justice. Mr. Thakkar is a businessman. He's been working all his life in Tirupur, I think in the textile industry. Then 15 years ago, he came to Bombay and he decided to devote his life to social activism. सबसे पहले मैं सुचिता जी को, देवाशीष जी को और मनी लाइफ को मैं उनका अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि आज मुझे ज्वलंत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का उन्होंने एक मौका प्रदान किया, तो मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। साथ ही आप सब आज यहाँ पर आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की सभा में आए हुए सभी लोग समाज के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं, तब जाकर आज आप यहाँ पर आए हैं। अब मेरे से सवाल, जब मैंने ये पिटीशन फाइल की उसके बाद मुझे करीब 70 से अधिक लोगों ने फ़ोन किया और जानना चाहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपने जो फाइल की उस पर कोर्ट ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। पिछले 3 महीने के अंदर मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने, एकोमोडेशन टाइम्स ने, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी सभाएं की, लेकिन कभी भी किसी ने न्याय तंत्र में जाकर न्याय मांगने की एक भी अर्जी अभी तक नहीं की है। कुछ लोगों ने किया है, एक राजेंद्र फंसे करके हैं, एक अपूर्व सोसाइटी है, जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा कि ये कानून न्यायपूर्ण है। एक का हियरिंग था और उसको एफिडेविट फाइल करना था अपूर्व सोसाइटी का, वो फरवरी में था, और राजेंद्र फंसे जी का है वो करीब जून 3 का उनको डेट दिया गया है, और हमारी जो पिटीशन फाइल हुई है उसका हियरिंग अब 29 तारीख को है। सबसे पहला सवाल है कि आप इतनी सारी पीएल किस प्रकार करें, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि मैं इलेक्शन में खड़ा रहना चाहता हूं, तो स्पष्टीकरण कर दूं सुचिता जी, इलेक्शन जीतना लक्ष्य नहीं था। मुझे समझ में ये नहीं आता था कि इस देश के इतने अच्छे समझदार लोग अच्छे लोगों को चुन क्यों नहीं पाते हैं, और चुनाव प्रक्रिया में कौन सी ऐसे हर्डल्स हैं जिसके कारण चाहते हुए भी हमें गलत व्यक्तियों को हमारा मत देना पड़ता है। तो पहला इलेक्शन मैं लड़ा था 2002 में कॉरपोरेशन का, गोपाल शेट्टी का सामने बोरीवली में। मैं जानता हूँ जितना असंभव है, लेकिन जब तक मैं पैर नहीं रखूंगा, उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज को नहीं समझूंगा, तो उसमें जो हमें सुधार करना है, जो चेंजेस लाना है, वो इलेक्शन कमिश्नर को हम कैसे दे सकते हैं। तो लक्ष्य ये था कि पहले हम जब जाएंगे तो पता चलेगा। 2007 में मुंबा देवी में राज पुरोहित जी थे, उसके सामने हम खड़े रहे। अब बोरीवली में रहता हूँ, यहाँ पर आके खड़ा रहा। बहुत बार रिपोर्टर ने पूछा कि आप बोरीवली में रहते हो तो मुंबा देवी में क्यों आया, तो मैंने कहा देखिए, मैं कोई अपने पैसे से खर्च करता हूं, मैं किसी से लेता नहीं हूं। बोरीवली में 6 लाख वोटर्स हैं और मुंबा देवी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय सिर्फ 80,000 वोटर थे। मैंने कहा मेरा उद्देश्य तो यही है, पहला चुनाव प्रक्रिया में क्या तकलीफ है वो समझना, और दूसरा अधिकांश लोगों के पास पहुंच जाना, और कहीं तकदीर साथ दे और पल्ला हिट जाए और अच्छे लोग विधानसभा और पार्लियामेंट में जाए, ये लक्ष्य है। तो परिवर्तन के लिए योग्य व्यक्ति को चुनाव में जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं मुंबा देवी में खड़ा रहा, क्योंकि 80,000 वोटर्स, 40,000 की वोटिंग, 3 पार्टियां, अगर 8,000 वोट मिल जाता है ना, वो भी वहां पर इलेक्टेड हो जाता है। अब बोरीवली में करने जाऊंगा तो 6 लाख वोटर्स, और वो भी समय 20 दिन का। 20 दिन में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम नहीं सकता, और यहाँ पर एक दिन में 3 राउंड मार सकता हूँ। ये इतनी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अभी तो सब इक्वल हो गई है। अभी लास्ट डिलिमिटेशंस के अंदर प्रत्येक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुंबई में करीब 36 एमएलए हैं, अभी तो करीब सभी में 3-3 लाख एवरेज हो गए। लेकिन जब मैंने 2007 में लड़ा तब यहाँ 6 लाख, वहां 80,000। तो मुझे तो देखना था, मेरा तो उद्देश्य था लोगों तक जाना, जीतना ये लक्ष्य तो था नहीं। उसके बाद अभी 2009 का इलेक्शन था, प्रोफेशनल पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लड़ा था। उसमें संजय निरुपम जी और राम नायक जी थे। जीतना लक्ष्य नहीं था, लेकिन ये सब चुनाव में भाग लेने के बाद एक बात निश्चित हो गई कि चुनाव का जो सिस्टम वो इतना गलत है कि अच्छा आदमी अगर चाहे भी ना तो वो जीत नहीं सकता है। वो अलग विषय है। जिस दिन भी सुचेता जी रखेंगे, मैं समझता हूँ 1.5 घंटे तक बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके लिए कुरैशी जी के पास गया था।
उन्होंने मद्रास में चुनाव, हाँ वो अलग करना पड़ेगा। इसका कारण है कि वो सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा है। हम गए थे मद्रास इसके लिए। चेन्नई के आईटी पार्क में एस.वाई. कुरैशी जी और गोपाल स्वामी जी आए थे। वहां पर उन्होंने ADR करके एक संस्था है जिसके अगर हमने किया था, हाँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो पहले लीगल रेमेडीज अवेलेबल ऑन प्रॉपर्टीज टैक्स एंड हाउ टू यूज इट, हम यहाँ पर अपना ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको अगर PIL करनी है तो संविधान को समझिए। अब कितने लोग जानते हैं कि हमारे देश में 3 स्वतंत्र संस्थाएं हैं? मुझे बताइए। हमारे देश में 3 संस्थाएं हैं। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है इलेक्शन कमीशन और तीसरा है न्यायतंत्र। ये तीनों का जन्म हमारी आजादी के साथ हुआ है। ये कोई पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन फॉर्म नहीं किया है, कि न्यायतंत्र कोई पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है। और या ये हमारा लोकसभा और राज्यसभा में जो सब चलते हैं, राज्य के अंदर विधानसभा, ये तो हमारी आजादी के साथ हुआ है। और उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों को चुनकर भेजेगी, देश के हित में और जनहित में वो कानून बनाएंगे। इसके लिए हमारा पार्लियामेंट है। और मान लीजिए कि बनाए हुए कानून के अंतर्गत अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप न्यायतंत्र में जा सकते हैं। और इसके लिए एक संविधान बना है। संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक का क्या अधिकार है। उसमें खासकर हमने हमेशा जब भी उपयोग किया है तो मौलिक अधिकार का उपयोग किया है, फंडामेंटल राइट का। और उसी का उपयोग करते हुए अभी हमने ये पिटीशन फाइल की है। अकेला हूं फिर भी सभी लोगों के बिहाफ में मैंने पिटीशन फाइल की, क्योंकि ये संविधान हमको अधिकार दे के बैठा है। तो ये सब चीज को जानना, और अगर हमें प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में फ्यूचर में अब करना है तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी कानून बनता है तो उसका उद्देश्य होता है। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी कानून नहीं बन सकता है। अब ये BMC का प्रॉपर्टी टैक्स का करना था तो पहले वो पालिका के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के सामने आता है। स्टैंडिंग कमेटी अप्रूवल करती है, उसको वो राज्य में MLA लेजिस्लेचर में भेजती है, वहां पर बहस होती है, बाद में राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद यह कानून बनता है। अब ये कानून हमारे साथ अन्याय करता है कि नहीं, और यदि करता है तो हमें न्यायतंत्र में जाने का अधिकार है। अब कानून जो इन्होंने बनाया है वो एक तरह से अन्याय नहीं कर रहा है, विभिन्न क्षेत्र से ही हमारे साथ अन्याय ही कर रहा है। और मैं आपको अभी साबित कर दूंगा कि जो उन्होंने रेटेबल वैल्यू का कानून बनाया था और अभी जो उन्होंने कैपिटल का बनाया है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। अभी उनका लक्ष्य जनता को सेवा देना नहीं, किंतु अपनी तिजोरी को भरना, ये लक्ष्य से ये कैपिटल वैल्यू का कानून बना है। रेटेबल वैल्यू में जो तकलीफें थी, ये कहा जाता है उनका कि प्रॉपर बॉम्बे के अंदर रेट कम थे और सबब में ज्यादा थे। ये सत्य है ही नहीं, बिल्कुल गलत बात महानगर पालिका लोगों को बताती रही है। सत्य ये था कि पुराना बिल्डिंग चाहे प्रॉपर बॉम्बे में हो या बोरीवली सबब में हो, उनको राहत थी। अगर आज भी आप बोरीवली के 50 साल पुराने बिल्डिंग में जाएंगे तो वहां पर 50 पैसा और 1 रुपया ही रेंट आ रहा है, और वही हालत हमारे प्रॉपर बॉम्बे की है। अब कैपिटल वैल्यू लाके वो उसको रैशनलाइज करना चाहते हैं। आप सब हिंदी में कंफर्टेबल है ना? हाँ, तो अब उसको रैशनलाइज करना चाहते हैं। अब रैशनलाइज कहाँ हो रहा है? मैंने अभी, मेरे पास करीब 80 सोसाइटी के बिल्स आ चुके हैं, मैं लोगों से मंगवाता हूं। जब मैंने उस सभी का अध्ययन किया, स्टडी किया, तो मुझे पता क्या चला कि जो अन्याय रेटेबल वैल्यू करता था उससे ज्यादा अन्याय ये कानून कर रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि 2010 के कैपिटल वैल्यू को रेडी रेकनर के हिसाब से लिया। अब रेडी रेकनर में कैपिटल वैल्यू कैसे बनती है? स्टैंप ड्यूटी के लिए रेडी रेकनर है, एक्चुअल वैल्यू के लिए रेडी रेकनर का महत्व ही नहीं है। और ये न्याय तंत्र ने कितने बार बता दिया है कि कैपिटल वैल्यू जो रेडी रेकनर की है वो हकीकत में सही वैल्यू नहीं है, वो तो सिर्फ स्टैंप ड्यूटी लेने के लिए है। इसके बावजूद भी उन्होंने इसको बताया। हम लोगों ने स्टैंप ड्यूटी का कानून पढ़ा तो पता चला कि कुछ प्रोसीजर करने के बाद ही उनको हर साल अक्टूबर तक अपना
प्रत्येक क्षेत्र का कैपिटल वैल्यू क्या है वो बनाने का है, लेकिन उन्होंने किसी बनाए हुए खुद के कानून का पालन नहीं किया। अगर बनाया भी है तो मर्जी पड़ा ऐसे, पिछले साल में अगर 1 लाख रुपया था, अपने को अभी 15% ज्यादा चाहिए तो 15% बढ़ा दिया, 20% ज्यादा चाहिए तो 20% बढ़ा दिया, प्रीसीडिंग ईयर्स के ऊपर ऐसे ही प्रोपोर्शनेटली बढ़ा के उन्हें रेडी रेकनर दिए। मैं जानना चाहता हूं कि भाई डाटा क्या है, सच बताओ, पता तो चले कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो सही तरीके से वैल्यू हुई है कि नहीं। तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन 1.5 महीना पहले किया, हमको जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने कोर्ट में केस किया कि अगर कैपिटल वैल्यू गलत होगी तो सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे मुंबई के सभी लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। इसीलिए हमने इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाई। हमको डाटा तो प्रोवाइड कीजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं हमको एक मौका मिलना चाहिए, ये कानून में लिखा हुआ है, पब्लिक वेबसाइट पे आना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था और इसी का परिणाम आपने 3 दिन पहले देखा होगा परसे के न्यूज़पेपर में, थोराट जी जो मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हम गाइडलाइन चेंज करेंगे, क्योंकि जब विधानसभा में बहस हुई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कैपिटल वैल्यू रेडी रेकनर की है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब जो चीज आप 3 महीने के बाद करने वाले हैं या अप्रैल के बाद जून में करने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि ये कैपिटल वैल्यू गलत है तो उस गलत कैपिटल वैल्यू के आधार पर आप कानून बनाकर सबसे टैक्स कैसे ले सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। नई गाइडलाइन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो अभी तक की कैपिटल वैल्यू है गड़बड़ है। अगर सही होती तो फ्रेश गाइडलाइंस की जरूरत नहीं थी। अब ये विधानसभा में बहस के बाद स्वीकार हो रहा है, यानी आपने अभी जो कैपिटल वैल्यू दिया है उसके आधार के ऊपर पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको एक सोसाइटी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अगर आज आपकी सोसाइटी जो 3 साल से अपना खर्च ले रही है आपसे लेकर, उसके बावजूद भी सरप्लस रखती है और आज आपसे कहे कि 3 साल का एक साथ मेंटेनेंस भरो, आप लोग क्या करोगे? भरोगे क्या? आप सीधा बोलोगे कि भाई जितना खर्च होता है उतना तो ले रहे हो, घट तो रहा नहीं है, फिर तुमको एडिशनल लेने की क्या आवश्यकता है? यही हालत आज महानगर पालिका की है। अगर आप सब राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको मैं बताऊंगा क्या करना है, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन का एडवोकेट से बात चल रही है, हम लोग सबको एक ही सवाल करेंगे महानगर पालिका के, पिछले 3 साल में आपने प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से कितना रुपया जमा किया और प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से जो आपको सेवाएं देनी है सेक्शन 61 और 63 के अंतर्गत, सीवरेज का है, पानी का है, रस्तों की सफाई का है, गंदगी साफ करने की है और अन्य सुविधाएं, उसका खर्च कितना हुआ है आप पता करेंगे कि 3 साल से सरप्लस है और पानी में तो बहुत सरप्लस है। आप मुझे बताइए कि जब आपका 3 साल का बजट बन गया, आपको जो खर्च करना था वो कर दिया, फिर अचानक कानून बनाकर आप क्या जनता से इस तरह का पैसा ले सकते हैं? क्या महानगर पालिका को यह अधिकार है? अब इस बात के ऊपर किस तरह से न्याय तंत्र में जाना, उस पर अभी चिंतन चल रहा है। आप सबसे थोड़े सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो अंत में मैं बताऊंगा आप लोग किस तरह से इस कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही सुंदर एक सही बात बता दी और पहला बात बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने के लिए एडवोकेट होना जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने पूछा आप एडवोकेट हैं क्या? मैंने कहा मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं एक साधारण नागरिक आपकी तरह हूं। और मैंने तो एडवोकेट से सवाल किया, प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन की मीटिंग थी बिरला मातुश्री गृह में, वहां पर 3 बड़े बड़े एडवोकेट थे, मिस्टर देवराजन, मूलराज शाह, जगदीश कारिया और एक सत्यमूर्ति जी। मैंने उनसे पूछा कि मैं जैसा नागरिक हूं, आप ऐसे नागरिक हैं, आप इतना अच्छा मंच पर आकर बताते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आप क्यों PIL नहीं करते हैं? नागरिक तो वो भी है ना। यानी सोचिए कि अगर मैं आपको मार्गदर्शन देने आता हूं, मैं खुद दारू पी रहा हूं और आपको कहता हूं आप दारू मत पीना, ये कैसे चलेगा? तो जितने जितने बड़े एडवोकेट हैं मंच पर आकर कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, ये सब गलत है। अगर गलत है तो आप तो उसके ज्ञानी हो, आपके पास तो ये पूरा कानून का ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जितने जितने बड़े एडवोकेट्स ने बातें बताई, बहुत ही अच्छी बताई, मुझे बहुत सीखने मिला, जिसके आधार पर मैंने ये PIL की। तो PIL करने के लिए एक अनपढ़ व्यक्ति भी न्याय तंत्र में जा सकता है।
फर्क इतना ही है कि जो एडवोकेट आपका होगा ना, उसकी वजह से आप केस जीतोगे या हारोगे, कभी भी मेरी नज़र में पिटिशनर जीतता है हारता नहीं है, एडवोकेट जीतता है और एडवोकेट हारता है। तो मेरी जितने भी पीआईएल में अगर मुझे सफलता मिली है तो वो मैं हमारे एडवोकेट मैडम सुमेधा राव को क्रेडिट देता हूं कि जिसकी बदौलत मुझे जीत मिली है। क्योंकि किस तरह से कोर्ट में इस चीज को रखना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरी मुलाकात उनके साथ सिर्फ रोटरी क्लब में हुई और रोटरी क्लब में होने के बाद हमारी मित्रता हुई। मित्रता में वो भी एक समाज सेवी थे, तो उनको भी समाज का काम करना था, लेकिन उनको जो पसंद आता है वही केस करती है। वो मैं कहूंगा वो नहीं करती है। मैं आपको बता दूं, हीरानंदानी का केस ले दीजिए, पवई का जो 2000 करोड़ का पेनल्टी लगा था और 2008 से लेके अभी तक स्टे चालू है, वहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सारा क्रेडिट सुमेधा राव जी को जाता है। हमने 2008 में स्टे लेकर आए थे। मैं आपको दूसरा एक छोटा उदाहरण देता हूं कि बनाए हुए कानून को हम किस प्रकार से खड़ा कर सकते हैं। 2001 या 2003 में पूरे मुंबई के अंदर एक ऐसा बना दिया गया माहौल कि प्रत्येक व्यापारी को अपने दुकान का नाम देवनागरी भाषा में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो हम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम काली पोत देंगे। उस समय मैं व्यापारी एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, रायचंद ऐसा प्रेसिडेंट थे और मैं सेक्रेटरी था। हमने कहा ठीक है, प्रादेशिक भाषा का महत्व होना चाहिए, हर एक राज्य के अंदर प्रादेशिक भाषा लोगों को सीखनी चाहिए, लेकिन आपको रात को सपना आता है, दूसरे दिन कानून बनाते हो, इससे जो लोगों को नुकसान होता है ना, उस पर ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने 25 व्यापारी एसोसिएशन को लेकर सबसे पहले मैं हरेश्वर पाटिल जी के पास गया। उनसे मैंने कहा कि देखिए आपने कानून बनाया, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये कानून जब आप 15 दिन के बाद इंप्लीमेंट करोगे तो जिन लोगों ने नियॉन साइन में बोर्ड बना के रखा है, क्या वो तोड़ देंगे? पूरे बंबई के अंदर ज्वेलर्स के अधिकांश दुकान के बाहर नियॉन साइन थे, बड़ी बड़ी होटल वाले नियॉन साइन में लिखते थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाले सब नियॉन साइन में लिखते थे। अब एक एक बोर्ड 1 लाख से लेकर 7 लाख का था। अब आप सोचिए क्या परिस्थिति है। नहीं माने, हमने पीआईएल की, आज तक ये कानून को स्टे मिल गया, बना हुआ कानून आज भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर भी हम लोग को मिलकर करना है। अब सवाल आता है कि इसको हम किस प्रकार से इसका उपयोग करें और हमारे पास क्या क्या एवेन्यूज है कि हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं या सोसाइटीज जो आर्थिक रूप से खर्च करने की कैपेसिटी रखती है, उसे अवश्य इसके लिए अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से या सोसाइटी की तरफ से कोर्ट में केस दे सकते हैं। और वे सभी दुकानदार या वे सभी बिल्डिंग्स जो नई हैं, उनको ये कानून बहुत ही बड़ा नुकसान दे रहा है। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल मेरा अपना दे रहा हूँ। बोरीवली के साईं बाबा नगर में मेरी एक दुकान है जो बिल्डिंग 40 साल पुरानी है, जिसका कारपेट एरिया 451 है। उसमें मुझे टैक्स आता है सिर्फ 300 रुपया। पहले तो 97 आता था, अभी 300 हुआ। अब आप सोचिए, और दूसरी दुकान मेरी है 260 स्क्वायर फीट की, उसी लाइन में बीच में सिर्फ एक बिल्डिंग है, मुश्किल से 300 मीटर का अंतर नहीं है। वहां पर मुझे दुकान का टैक्स आता है 2100 रुपया। आप मुझे बताइए, इस बिल्डिंग में 97, 300 मीटर छोड़ के 2100 रुपया, कौन सी ऐसी महानगर पालिका सेवाएं नई बिल्डिंग को देती है कि आप 97 का 2100 ले रहे हो? वो रेटेबल वैल्यू के आधार पर था। अब आप लेते हैं कैपिटल वैल्यू के आधार पर। आज भी कहानी कोई बदली नहीं है, कहानी आज वही की वही है। क्यों? कि उन्होंने उसमें एक प्रोविजन डाल दिया है कैपिंग का। कैपिंग का प्रोविजन डाल देने से क्या हो गया कि मेरा जो 97 था दुकान का, वो मैक्सिमम 3 टाइम्स हो सकता है, यानी 300 रुपया होगा, और ये 2015 तक चालू रहेगा। यानी 5 साल तक मेरी जो दूसरी दुकान है उसके साथ 5 साल तक ये अन्याय चलता रहेगा, ये कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून तो 2010 से लेकर 2015 तक है, रिट्रोस्पेक्टिव बिल भी आ रहे हैं तो 5 साल के आ रहे हैं। यानी 5 साल तक तो मेरे साथ अन्याय रहेगा, लेकिन अगले 5 साल तक भी अन्याय चालू रहेगा। कैसे रहेगा वो बताएं आपको। उन्होंने कानून में ये प्रस्ताव रखा है कि 2015 में कैपिटल वैल्यू नहीं ली जाएगी,
मान लीजिए 2015 में आज उन्होंने मैं समझता हूं कि 30 लाख रुपया उन्होंने वैल्यू रखी है दुकान की, वो 2015 में हो सकता है कि आज की वैल्यूएशन ले से तो 1 करोड़ हो जाएगा। अब 1 करोड़ के ऊपर 3.69, अगर आप 3% भी रखें तो साल का 30 लाख रुपया, 30,000 रुपया, उसके ऊपर 40% बढ़ाने का अधिकार लेके रखा है कि 2015 के बाद वो, केनी जी बराबर है ना, हाँ, तो 40% और बढ़ेगा, यानी 2,500 को ऊपर 40 पैसा बढ़ाना ने हो गया 3,500 रुपया महीना। और यहां पर जो पुरानी दुकान है उसमें 97 का 3 टाइम्स, आप 100 रुपया समझिए 300 रुपया होगा। अब 300 का वो डबल से ऊपर नहीं कर सकते हैं, यानी कितना होगा 600, कमर्शियल है तो 900, ठीक है। अब हाँ बैंक के तौर ज्यादा हो गया, हाँ, अब 900 लेगा ये, उसके ऊपर 40% बढ़ाएंगे तो उसका कितना हो गया 9 4 1300 रुपया। अब एक दुकान से आप 1300 रुपया लोगे, दूसरे दुकान से आप 3500 रुपया लोगे, यानी 10 साल तक जितने भी नई प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ अन्याय होता रहेगा। क्या ये रीजनेबल है? और ये भी इतना बड़ा डिफरेंस कि आप एक आदमी से 100 रुपया, दूसरे से 300, 300 टाइम्स। तो ऐसी चीज को लेकर हम न्याय तंत्र में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, उसका है आर्टिकल 14, सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन शैल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। इसे कहते हैं समानता का अधिकार, कि कानून जो भी बनेगा इस देश के नागरिक के साथ समान रूप से लागू होगा। अब ये कहां समान रूप से लागू हो रहा है? तो हमें जिस तरह हमने मराठी बोर्ड को चैलेंज किया था फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(2)G में, स्वतंत्रता का अधिकार, किस तरह बोलना, किस तरह घूमना, किस तरह लिखना, ये हमारा अधिकार है। इसके लिए कोई कानून बना के नहीं बोल सकता है कि तुमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तुमको यही करना पड़ेगा। ये हमारी स्वतंत्रता है। और इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने बने हुए मराठी बोर्ड के कानून को चैलेंज किया था कि ये कानून चुने हुए प्रतिनिधि ने बनाकर जनता के साथ अन्याय किया है और जनता की स्वतंत्रता के ऊपर उन्होंने दबाव डाला है। कोर्ट ने सुना और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, रिपील नहीं किया, मुझे स्टे मिल गया, कम से कम कानून ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है दूसरे बहुत सारे ऐसे कानून मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का मैंने 2-3 कानून का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़े, उसमें ऐसा दिया है कि अनजस्ट लॉज आर नॉट लॉ। जो भी कानून न्याय नहीं कर सकता है वह कानून कानून नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं। और कोई भी कानून अगर 100% मेजोरिटी भी पार्लियामेंट में बन जाए ना, तो मौलिक अधिकार के विरुद्ध में वो कानून नहीं बना सकते हैं। तो अच्छे जीवन के लिए आप रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, कोई तकलीफ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब की पुस्तक पढ़ें, जीवन कैसा बनाना वहां पर लिखा है। लेकिन अगर देश को चलाना है, देश को समझना है और व्यवस्था को बदलना है या व्यवस्था को अच्छा बनानी है, तो आप सबसे अनुरोध है कि संविधान अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ हमारे जीवन को सुंदर बनाने का काम सिखलाते हैं। लेकिन अगर देश को चलाना है, व्यवस्था को चलाना, और खास करके वो प्रजातंत्र के माध्यम से, बड़ा ही कठिन काम है। आज मान लीजिए मैं अकेला अगर ओनर हूं, मैं कोई भी फैसला ले सकता हूं, लेकिन यहां पर तो हम सब मिलकर एक व्यक्ति को चुनकर ये अधिकार दे रहे हैं। तो अगर हमको उनके विरुद्ध जाना है तो अकेले जाएंगे तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता अगर आपको चाहिए तो मिलकर जाना होगा। और इसीलिए मैं आपको 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं कि पहला तो लीगल रेमेडीज अवेलेबल ऑन प्रॉपर्टी टैक्स इश्यू। देखिए, एक तो पीआईएल है जो हमने की है, लेकिन बार बार पीआईएल करेंगे तो वो सब हमारे साथ क्लब हो जाएंगी, क्योंकि जब हमने हीरानंदानी का केस किया था उसके बाद काफी लोग आए थे, वो सारी क्लब हो गई थी। यानी आज की तारीख में मैं नहीं कहता हूं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाएं, किंतु जो व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, अग्रीव्ड पार्टी है, वो कोर्ट में जाकर या तो व्यक्तिगत रूप से या सोसाइटी की तरफ से केस फाइल जरूर कर सकता है। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, 480 स्क्वायर फीट और 510 का दिया, नहीं दिया?
देखिए, मुझे एक भाई साहब थे अविनाश कामदार जी, ये PIL जैसा ही मैंने फाइल किया उसने मुझे फोन किया, राजू भाई मेरी सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता है मेरी बिल्डिंग में 36 फ्लैट है, 36 फ्लैट में से 24 फ्लैट 480 स्क्वायर फीट के हैं और 12 फ्लैट 510 के हैं। अभी BMC का बिल आया है तो 480 वाले का उतना ही टैक्स है और 510 वाले को डबल आ रहा है। एक ही बिल्डिंग है, बताइए कि महानगर पालिका कौन सी ऐसी चीज है वो अधिक दे रहा है? और कभी कभी मुझे लगता है कि ये पागलपन है जिस तरह से उन्होंने कानून बनाया है और जिस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया है। और कैटेगरी में भी क्या किया है जानते हैं? 1 से 5 माला तक 1 पॉइंट, 5 से 10 माला अलग पॉइंट, फिर 10 से 20 माला अलग पॉइंट। अगर वो ऊंचे फ्लोर पे रहता है तो उसकी सेवा क्या महानगर पालिका बढ़ा रही है क्या? और ये जो महानगर पालिका को अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर, पहले हम लोग को वो समझना है। देखिए, सरकार को, देश को चलाने के लिए हम लोगों ने सभी को चुना है। चुनने के बाद आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से लड़ सकते हैं। मान लीजिए कि टाटा कंपनी ने साणंद में अपनी फैक्ट्री डाली, उसने एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई हमको 40 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए, अकाउंट का चाहिए, सिक्योरिटी का चाहिए, असेंबलिंग का चाहिए, सबका। ठीक है, अब वो ओनर है, उससे 40 आदमी को चाहिए। वो 40 आदमी क्यों अपॉइंट किया? फैक्ट्री को अच्छी तरह चलाने के लिए। अब ये देश को चलाना है, कैसे चलाएंगे? देश को चलाने के लिए प्रजातंत्र में प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से हम सबको अधिकार मिला है कि हम अपने क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुनकर लोकसभा में भेजें जो देश हित के लिए और जनता के लिए कानून बनाएगा। बाद में राज्यों की बात आई तो राज्यों के अंदर हमको विधानसभा सदस्य चुनने के लिए अधिकार मिल गए, और महानगर पालिका की बात आई तो हमको नगर सेवक मिला। लेकिन तीनों को अलग अलग एक अधिकार दिया गया है कि अगर आपको सेवा देनी है तो आपको सरकार जो है वह किस प्रकार से जनता से पैसा लेगी। अब केंद्र सरकार इनकम टैक्स से लेती है, एक्साइज से लेती है, वो जो पैसा जमा करती है उससे वो देश का रक्षा करती है, उसको एक अलग कानून दे दिया गया है, वो कॉमन फंड कहलाता है। और जब कॉमन फंड होता है तो वो सबको एक समान लागू होता है कि भाई 2% CST है तो 2% है, अगर कोई भी एक्साइज का है तो सबको एक तरह से लागू होता है। राज्य की बात करते हैं तो राज्य में भी है, लेकिन राज्य के अंदर दूसरा एक सवाल आता है कि कोई एडिशनल सर्विस अगर किसी को दिया गया है तो उसका एडिशनल सर्विस का चार्ज अलग से ले लिया जाता है। और तीसरा होता है फी, यानी एक हो गया टैक्स, दूसरा हो गया कंपनसेटरी फी, यानी जो सर्विस देते हैं उसका एक अंदाज से हिसाब करके वो जनता से ले सकता है। और इसी कैटेगरी के अंदर महानगर पालिका को अधिकार दिया गया है कि जो वो सेवा दे रहे हैं उस सेवा के लिए जनता से अप्रोप्रिएट अमाउंट सबसे ले, लेकिन साथ साथ सबको न्यायपूर्ण तरीके से देना असंभव होता है। उसके लिए उन्होंने उसको क्लासिफिकेशन कर दिया, उनको अधिकार दे दिया कि आप जो भी कानून बनाते हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए, अनजस्ट नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए किसी से 1 रुपया लिया और किसी से 1 रुपया 20 पैसा लिया तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो अनइक्वल है कि एक से आप 1 ले रहे हो, दूसरे से 2 ले रहे हो, वो भी अलाउड है, लेकिन उसमें आपको एबिलिटी टू पे कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ये भी कहा जा सकता है कि 2 रुपया लेते हैं तो उसके पास बड़ी जगह है। आज की तारीख में महानगर पालिका ने जो कानून बनाया है ये कहकर कि रेटेबल वैल्यू में जो फैलिसिस थी उसको दूर करने के लिए हम कैपिटल ला रहे हैं, तो मैं आपको साबित करके देता हूं कि जो कहानी पहले थी वही कहानी अभी भी है। उदाहरण बहुत सरल देता हूं, बोरीवली में आज 1000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप आपका 1.5 करोड़ रुपए में फ्लैट मिलता है 2 बेडरूम। आप नेपेंसी रोड में जाएंगे, पेडर रोड में जाएंगे, कोलाबा में जाएंगे, कितना होगा? कम से कम 8 से 9 करोड़। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल वैल्यू के आधार पर जब महानगर पालिका कहेगी कि हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और सेवा जो बोरीवली को दे रहे हैं वही सेवा हम पेडर रोड में देंगे, ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा पैसा लेके एक्स्ट्रा देने वाले हैं। तो बोरीवली में लेंगे 100 रुपया और यहां पे लेंगे 800 रुपया।
तो जो अन्याय रेटेबल वैल्यू करता था पुराना बिल्डिंग और नया बिल्डिंग के बीच में, वही अन्याय तो आज कैपिटल वैल्यू कर रहा है। फिर आपने कौन सा ऐसा कानून बना दिया जिसमें आप कहते हैं कि हम रेशनलाइज कर रहे हैं? एक उदाहरण तो आपको दे दिया कि 480 510 एक ही बिल्डिंग कोई सेवा महानगर पालिका दे रही है, किसी इंडिविजुअल फ्लैट को नहीं दे रही है। फिर एक आदमी से 100 रुपया लेना या 1000 रुपया लेना और उसी बिल्डिंग में दूसरे से आप 2000 रुपया लेना किस हद तक न्यायपूर्ण है? और तीसरा इससे भी ज्यादा भयानक ये है कि इन्होंने क्या किया है कि इस कानून के अंतर्गत 500 से कम वाले को टोटली एग्जाम कर दिया है। मुख्य कारण यह है कि 70% से अधिक लोग आज 500 से छोटे फ्लैट में रहते हैं, यानी उनका किसी का विरोध होगा नहीं, उसके लिए कानून बनाया। लेकिन 2015 के बाद उन्होंने अपने पास अधिकार रखा है कि कमिश्नर जब भी चाहे एग्जम्पशन को निकाल सकता है। आज आपका 500 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट भी 80 लाख के नीचे तो बोरीवली में नहीं मिलता है। कल को अगर वो उसको कैपिटल वैल्यू के आधार पर लेंगे तो आज आप 300 रुपया भर रहे हो। मैं अपनी बिल्डिंग की बात करता हूं जो 40 साल पुरानी है, जिसका टोटल मेंटेनेंस ही 700 रुपया फ्लैट का आता है इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल टैक्स। कल जब उसको 60 लाख रुपया लेंगे तब 18,000 रुपया तो उनका सिर्फ 30 पैसे के हिसाब से साल का टैक्स हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर 40% और बढ़ेगा। आप मुझे बताइए 300 रुपये वाले को आप 5 साल के बाद यानी 2015 में अगर आप उसको कहते हो कि तुम सीधा 2500 भरो, क्या मुंबई की जनता 500 स्क्वायर फीट में रहने वाले 2500 रुपये भर पाएंगे? अभी उनका ये कहना है कि हम 2015 में कैप चालू रखेंगे। अगर कैप चालू रखते हैं तो फिर वही कहानी दोहराई दी जाती है जो रेटेबल वैल्यू में था कि नए बिल्डिंग वाले 10,000 भरेंगे और जिसके ऊपर कैप है, दोनों एक ही बिल्डिंग है, दोनों एक ही साइज के हैं, मोर और लेस उनके कैपिटल वैल्यू भी यही है, लेकिन ये भरेगा 1000 रुपया, दूसरा भरेगा 10,000 रुपया। तो नया कानून बना के इन्होंने कोई परिवर्तन किया नहीं है। अब आप लोग सब अगर चाहते हैं कि इस कानून को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैं प्रॉपर्टी ओनर्स की तरह ये नहीं कहना चाहता हूं कि रेटेबल वैल्यू को चालू रखा जाए, क्योंकि रेटेबल वैल्यू को चालू रखना मतलब जो गलती इधर हो रही है पुरानी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में फैसला दिया, जो उनको 2002 में कानून बनाने का आदेश था, आज 10 साल के बाद इन्होंने कानून बनाया। तो कानून कैसा बनाया कि जो गलतियां उसमें थी वही गलतियां आज इसमें हो रही हैं। तो ये सब चीज को ध्यान में रखकर हम सबको मिलकर न्यायतंत्र में जाना होगा। अब आप में से कितने लोग न्यायतंत्र में जाने के लिए तैयार होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन न्यायतंत्र में जाना होगा। और मुझे एक बार सुचेता जी ने सवाल किया कि राजीव भाई लॉज नीड्स टू बी चेंजेस। मैंने कहा देखिए अगर देश को अच्छा बनाना है ना तो कानून बदलने जाएंगे तो कितनी बार कोर्ट में जाएंगे? एक बार 2 बार? यहाँ तो सारे कानून अन्यायपूर्ण है। एक कानून अन्याय करता हो तो अच्छी बात है, पूरी जिंदगी चले जाएगी तो भी पूरे कानून नहीं बदलेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे कानून स्वतंत्रता के पहले के बने हुए कानून हैं। और स्वतंत्रता के पहले क्या था? ब्रिटिश सरकार थी, उसका उद्देश्य क्या था? डोमिनेटिंग पॉलिसीज, कि सरकार का डोमिनेशन रहे, वो कानून बने हुए थे। और आज भी बीएमसी का कानून अगर पढ़ेंगे तो 1888 1888। तो अगर हमने डोमिनेटिंग पॉलिसीज जिन लोगों ने बनाई है उसको एज इट इज हमने स्वीकार किया है, और स्वतंत्र के बाद भी हमने हमारी परिस्थिति, हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति, हमारी आवश्यकता किसी को ध्यान में नहीं रखा है, और हमने उसी कानून को आज चालू कर दिया जिसका ये परिणाम है। लैंड एक्विजिशन एक्ट उसमें से एक है। एक तरफ लैंड एक्विजिशन कानून बनाते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं संविधान के अंदर कि आप जमीन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये कैसा कानून है? आज अगर किसानों का और गरीब का जमीन लिया गया, निश्चित रखिएगा कल किसी का फ्लैट की सरकार को लेना होगा ना, तो लैंड एक्विजिशन में आपका फ्लैट भी ले सकते हैं। और ये मैंने स्पीच सुनी थी, जेठमलानी जी आए थे इंडियन मर्चेंट चैम्बर में, जब ये कानून आज से 12 साल पहले उन्होंने सुधार किया था, तब उन्होंने खास कहा था कि जनता का कर्तव्य है कि ये लैंड एक्विजिशन बिल का विरोध करे। इंडियन मर्चेंट चैम्बर में जेठमलानी जी ने कहा था, और देखिए उसका परिणाम। तो आज जो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल बना है उसका हमको मिलकर सबको अगर विरोध करना है तो सबसे पहले छोटा सा सहयोग आप हमें दे दीजिए। सहयोग ये चाहिए
कि आप अपने अपने क्षेत्र में जहां पर बैठे हैं, सिर्फ आपको 1 या 2 दिन मुझे आपका चाहिए। एक 30 साल से पुराना बिल्डिंग आपके एरिया में है, उसका एक पूरा बिल का सेट का कॉपी आप हमें भेज दीजिए। और दूसरा, उसी इलाके के अंदर अगर 2-3 बिल्डिंग या 4 या 5 बिल्डिंग के अंदर कोई नया बिल्डिंग बना है तो वहां पर जाकर वहां पर सेक्रेटरी से उसकी कॉपी लेकर आ जाइए। क्यों? हाँ जी, अभी जो बिल भाई, पुराने से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने रेटेबल वैल्यू की जगह सब जगह पर कानून पढ़ेंगे ना तो सब जगह कैपिटल वैल्यू डाल दिया है। इट शुड बी रेड एज कैपिटल। सब जो अभी मैं कानून पढ़ रहा था तो मैं समझता हूं कानून के लिए 3 पेज और अमेंडमेंट के लिए 25 पेज है। आज हमारे देश की ये हालत है, मैं जो देख रहा हूं कि कानून बनाने के लिए 3 पेज है और अमेंडमेंट के लिए 25 पेज है। तो सबसे पहला तो आप लोग 2 तरह के बिल आप हमको दे दीजिए। दूसरा, अगर आपकी जान पहचान बैंक वालों से है, अब बैंक वालों के प्रीमाइसेस में क्या है कि 2 तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि मान लीजिए मेरी दुकान है और मैंने बैंक को भाड़े में दी तो मुझे लड़ना है, बैंक नहीं लड़ेगी। और कुछ बैंक ने क्या किया है कि खुद उसने दुकानें खरीदी हैं, तो ऐसे बैंकों से आप अगर मिल सकते हैं, उनके मैनेजर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका टैक्स सब्सटेंशियली रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि बैंक वालों को 100% रिलीफ मिलेगा इस कानून के अंतर्गत, लेकिन उनको जाना है, उनके बिहाफ में मैं नहीं जा सकता हूं। तो अगर बैंक वाले आपके मित्र हैं, एक तो ऐसा है जहां पर बैंक खुद मालिक है तो उन लोगों से बिल ले लीजिए, और ऐसी एक परिस्थिति है कि जहां पर आपके किसी दोस्त ने बैंक वाले को भाड़ा दिया है तो उनसे आप बैंक का प्रॉपर्टी टैक्स का कॉपी मंगा लीजिए। इस तरह से ये 2 चीजें अगर हो जाती हैं, मॉल में अगर आपके कोई दोस्त हैं तो मॉल वाले का जो पूरा बिल आता है वो मंगवा लीजिए और वो आप हमें भेज दीजिए। इसका स्टैटिस्टिक अभी तैयार हो रहा है और उसके हर पहलू को हम अभी देख रहे हैं, और कानून के अंतर्गत किस प्रकार से हम न्याय तंत्र में करें उसके अब अभी चिंतन जारी है। फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुमकिन है कि 15 अप्रैल तक पूरा हमारा काम तैयार हो जाएगा। और इसके बीच आप जितने लोग भी आज आए हैं, आप अपना नाम, एड्रेस, ईमेल अगर सुचिता जी के पास पड़ा है तो जो भी काम यहाँ पर होगा हमारा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस का, आपको सूचना दे दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू द फ्लोर लेवल भाव बढ़ते जाता है, तो ऊपर वाला अगर फ्लैट का ज्यादा पैसा दे पाता है तो वो उसमें कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं ज्यादा दे पाएगा? मैं आपको इसके बता दूं, इसका मतलब ये हो गया कि इस देश में पैसा कमाना जुर्म है। इनकम टैक्स लिया जाता है, अगर आप कमाते हैं तो इनकम टैक्स ऑलरेडी ज्यादा लिया जाता है, और आप अगर कैपिटल वैल्यू पे ले रहे हैं ना, इसकी जगह पर अगर यूनिट पे किया जाए ना तो ऑटोमेटिकली फ्लोर की जरूरत नहीं है, जिसके पास बड़ी जगह है वो ज्यादा देगा। देखिए, सामाजिक न्याय अगर करना है तो हमने इसका एक पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 15 तारीख पहले वो भी तैयार हो जाए कि अल्टरनेटिव टू रेटेबल वैल्यू एंड कैपिटल सिस्टम विच विल इंक्लूड ऑल दिस पॉइंट जो हमने अभी बताया ना, वो सब में न्याय होगा। उदाहरण दे रहा हूं अभी सिर्फ आपको छोटा सा कि 300 स्क्वायर फीट से नीचे मान लीजिए सबसे 1 रुपया लिया जाए, उसके पहले तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बीएमसी से चाहिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम मांग रहे हैं। 300 से नीचे 1 रुपया, 300 से 500, 300 तक तो 1 रुपया लग गया, 200 एक्स्ट्रा हो गया, उसका 2 रुपया लीजिए, यानी 200 के ऊपर 400 हो गया, उसको 700 भरना है। मान लीजिए 500 से 700 या 500 से 1000 कर दिया, 500 तक का आपको 700 और 1000 हो गया तो उसके ऊपर 4 रुपया भरिए, तो उसको सिर्फ 500 के ऊपर 400 4 रुपया ज्यादा भरना है, 1000 के ऊपर नहीं। और जो 1000 के ऊपर है उससे आप 10 रुपया ले लो, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट फ्लैट रखने वाला पैसा भरने के लिए सक्षम है, लेकिन आज वो 1000 रुपये 1000 स्क्वायर फीट से बड़े वाले के पास आप 2830 रुपया मांग रहे हो, ये रीजनेबल नहीं है। आज के बिलिंग सिस्टम में ऐसा हो गया है कि पैडर रोड, नेपियन सी रोड, कोलाबा और बोरीवली के नए नए बिल्डिंग जो अभी बने हैं ना, उनको 12 रुपया से लेकर 30 रुपये तक पर स्क्वायर फीट आता है। मुझे बताइए ये क्या रीजनेबल है? और एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने विनोद संपत जी का देखा, उसमें बैंक का कैलकुलेशन दिया कि बोरीवली में 216 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है और प्रॉपर बॉम्बे में 261 पर स्क्वायर फीट आता है। क्या इसे आप न्यायपूर्ण कह सकते हैं? सर, आपने जो कैपिटल वैल्यू और रेटेबल वैल्यू बताया हुआ है, इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इनकी फीचर्स क्या है? किसका? रेटेबल वैल्यू में क्या फीचर्स हैं
और कैपिटल वैल्यू में क्या फीचर्स है? देखिए, रेटेबल वैल्यू जो थी ना, वो आपकी प्रॉपर्टी कितना रेंट फेच कर सकती है, आपको कितना भाड़ा मिल सकता है, उसके आधार पर बनाया हुआ है। और वो जब कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो बीएमसी वाले करते रहे और आज तक चलता रहा। और कैपिटल वैल्यू में तो सीधा ये कहते हैं कि रेडी रेकनर में आपके इलाके की, आपके फ्लैट की जो रेट आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अलग अलग रेट बना दिए कि रेसिडेंशियल होगा तो 3%, कमर्शियल होगा तो 6%, उसके बाद सारी कैटेगरीज, यूजर कैटेगरीज, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फ्लोर, ये सब के आधार पर ये सारे अन्यायपूर्ण हैं। अब इस आधार पर इतना कॉम्प्लिकेशन करने की आवश्यकता किधर है? आपका उद्देश्य क्या है? आप ये चाहते हैं कि जिनके पास बड़ी जगह है वो ज्यादा टैक्स भरे, तो वो यूनिट से ही आपका काम हो जाता है। लेकिन सवाल दूसरा ये आता है कि महानगर पालिका जो पैसा लेना चाहती है उसका बजट तो हमें दीजिए कि 2015 में जब आप ये निकाल देंगे कैप, तब आपके पास कितना होगा। अभी तो आप बता रहे हैं कि हमने कुछ लोगों को क्रेडिट दिया। मैं आपको बताता हूं, मैं जहां रहता हूं वहां क्रेडिट मिला, लोग खुश थे। मैंने कहा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपकी फ्लैट की कीमत 27 लाख दिखाई है इसलिए क्रेडिट आ रहा है। जब आपकी कीमत रेडी रेकनर में 1 करोड़ होगी तब क्या करोगे? ये जो बताया गया है ना, जिसको क्रेडिट मिला है ना, उनको ये मालूम नहीं है कि 2015 में उनकी हालत क्या होगी। और कानून के अंदर उन्होंने अधिकार ले लिया है कि कमिश्नर कभी भी ये एग्जम्पशन को कैंसिल कर सकता है। और मान लीजिए अगर 10 साल तक चालू भी रखा, मान लीजिए 5 साल तो हो गया, 10 से लेकर 15 और 15 से लेकर 20, तो 10 साल तक तो अधिकांश लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये तो कंफर्म हो रहा है। मान लीजिए चेंज नहीं करते। There is a booklet which is, एक बुकलेट उन्होंने पब्लिश किया है, रूल्स फॉर फिक्सेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ लैंड्स एंड बिल्डिंग। उन्होंने जो बिल भेजा है, तो उन्होंने बताया कि आप 21 डेज में आपके जो ऑब्जेक्शंस है वो हमें लिख के भेजिएगा, एंड पेमेंट ऑफ द बिल इट इज टू बी मेड बाय जून। नहीं, पहले 31 था, पहले किसी को बताया नहीं गया। 14 मार्च को उन्होंने, कमिश्नर ने कह दिया था, मैंने कमिश्नर को लेटर भी लिखा कि एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दीजिए। बहुत लोगों ने डर के मारे 31 मार्च को ही पैसा भर दिया है। अभी 30 जून तक उन्होंने एक्सटेंशन किया है, और वो एक्सटेंशन 14 जून को सीताराम कुंटे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिसका रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। उसके बाद गुजरात समाचार में भी आया। अभी और कुछ सवाल है तो बताइए। नहीं, डू वी हैव टू गिव द ऑब्जेक्शन टू देम विद इन 21 डेज? देखिए मैं बता दूं, ऑब्जेक्शन का पहला तो है कि उनका फॉर्मेट में ऑब्जेक्शन देना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप देते हैं और साथ में अपना कुछ ऐड करते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उनके फॉर्मेट में नहीं देते तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे शिकायत मिली। तो आप उनके फॉर्मेट के साथ साथ एक एडिशनल अपना जो भी ऑब्जेक्शन है वो डाल दीजिए। और ऑब्जेक्शन देने का मैं आप लोग को इसलिए बोलता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2 आदमी को हमारे यहाँ बिल आए। एक बिल्डिंग में कमर्शियल प्रीमाइसेस थी, एक डॉक्टर था जो ब्लड टेस्ट का रिकॉर्ड करता था, उसने अपने घर को डॉक्टर की क्लिनिक बनाई थी जो अलाउड है। अब बीएमसी के अंदर रेसिडेंस वाले को क्लिनिक बना दिया, क्लिनिक वाले को रेसिडेंट बना दिया। अब परिणाम क्या हो गया? तो इस तरह के लिए प्रत्येक मेंबर को आप उसकी कॉपी भेजिए, ताकि प्रत्येक मेंबर देख ले कि उनका जो एरिया दिखाया गया वो सही है कि नहीं, उनका कमर्शियल है कि रेसिडेंशियल है वो सही है कि नहीं। क्योंकि इस तरह से कम 800 से 1000 कंप्लेन गई हुई है, और वो उसको रेक्टिफाई तुरंत करके देते हैं। और अगर नहीं होता है तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक सेमिनार में एस शिंदे जी जो असेसर एंड कलेक्टर जॉइंट कमिश्नर है, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा अगर कोई भी कंप्लेन है ठक्कर जी बताइए, वी विल रेक्टिफाई में। टेक्निकल एरर कोई भी होगा वो उसको आपको 3 या 4 दिन के अंदर करेक्ट करके देंगे। यानी आपका एरिया मान लीजिए 400 स्क्वायर फीट का है और उन्होंने 300 लिखा है, वो सही हो जाएगा। अगर आपका रेसिडेंशियल और कमर्शियल लिख दिया है तो सही हो जाएगा। आपका कैपिटल वैल्यू गलत से, क्योंकि कैपिटल वैल्यू का एक कॉलम है, अब कुछ लोगों का कैपिटल वैल्यू 2010 की जगह 2011 का ले लिया है भूल से, तो वो भी रेक्टिफाई हो सकता है। Suppose if it is load bearing and they have put RCC, तो वो भी रेक्टिफाई हो सकता है। वो भी रेक्टिफाई हो सकता है। टेक्निकल एरर, कोई भी ऐसी चीज जो प्लान में सही है और भूल से हो गई है तो उसको वो रेक्टिफाई तुरंत करके देंगे। ये वादा किया और काफी लोगों का हुआ है और हमने करवाया है।
I have two questions. One is how do they calculate the age of building? What is the basis? एज ऑफ द बिल्डिंग में ऐसा है कि अभी तक जो मैं अपनी बिल्डिंग की बात देखता हूँ, हमें ऑक्यूपेशन तो ऐसे हमारी बिल्डिंग को 2001 को मिला, लेकिन हमारी बिल्डिंग को 17 साल दिखाया गया जब से हमने उसको ऑक्यूपाई किया है। यानी आपने जिस दिन से ऑक्यूपाई किया, लेकिन ओसी नहीं मिली है, फिर भी एज ऑफ द बिल्डिंग में जिस दिन से आपने ऑक्यूपाई किया है, और महानगर पालिका ऑक्यूपेशन किए बगैर जिन लोगों का बिल्डिंग था उसको उस समय ज्यादा चार्ज करती थी। नॉन ऑक्यूपेशन वाले बिल्डिंग थे ना, उसका म्यूनिसिपल टैक्स ज्यादा हुआ करता था। तो वो जो है एज ऑफ द बिल्डिंग जो दे रहे हैं, उतना ही देखिए कि उस समय वो तैयार था कि नहीं। ओसी पर मत जाइएगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको अधिकार है न्याय तंत्र में जाने का और बिल्डर से पैसा रिकवर करने का। आपने जैसे ग्राउंड्स बताया कि ये रेडी रेकनर वैल्यू बरोबर नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए। सो एज अ फ्लैट ओनर सोसाइटी में ऑब्जेक्ट ऑन मेनी अदर ग्राउंड्स। आई एग्री विथ यू दैट सम ऑफ दीज सिस्टम्स आर आउटडेटेड द वे दे हैव टैक्स्ड। अभी मुझे फ्लैट ओनर ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो एज अ फ्लैट ओनर ऑफ द सोसाइटी इफ आई फाइल माय ऑब्जेक्शन, विल दे एक्सेप्ट इट और They have to accept it. that it is a society which has to file on your behalf? They देखिए- can't say it because you have to pay taxes individually. So as an individual, you have all the right to file it separately. दोनों को अधिकार है, सोसाइटी सबके बिहाफ में फाइल कर सकती है और इंडिविजुअल चाहे तो वो भी महानगर पालिका को जो भी करेक्शन करना है या जो भी उसको अच्छा नहीं लगता है उसका वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपने कहा कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन आपने ऑलरेडी पीआईएल फाइल किए हुए हैं। हमने किया है, हाँ, प्रॉपर्टी और आप ओनर्स ने नहीं सजेस्ट किया। कर रहे हैं कि बाकी लोगों ने भी करना चाहिए। अभी पीआईएल कर करके देखिए, पीआईएल क्योंकि सब क्लब हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब है। हाँ। मैं आपको उदाहरण यही देता हूँ, मतलब है। हमने जब मराठी बोर्ड का पीआईएल किया था ना, तो हमारे साथ 7 अलग व्यापारी एसोसिएशन को हमने जोड़ा था। इट कैरीज वेट। हमने सिर्फ फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन को नहीं लिया, हमने रिटेल एंड डिस्पेंसिंग केमिस्टिक एसोसिएशन को लिया, हमने आहार अपना होटल इंडस्ट्रीज को साथ में लिया, फेडरेशन ऑफ क्लॉथ रिटेल एसोसिएशन थे उनको हमने साथ में लिया। इस प्रकार 7 अलग अलग संस्थाओं को हमने जोड़ा और बाद में पीआईएल किया। क्योंकि हर सोसाइटी या इंडिविजुअल को पैसे बहुत खर्च होंगे, तो अगर सबका मामला नहीं। साथ में डिसाइड हो जाएगा तो करने में कोई मतलब है। इसी के लिए मैं आपसे अभी जो कहा है उतना पहले काम कर लीजिए। 2 चीजें मैंने की, देखिए मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक, मैंने ये कहा कि आज जितने लोग यहाँ आए हैं वो अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल सब दे दीजिए। दूसरा, मैंने आपसे कहा है 2 चीजें आप हमको दीजिए, अपने एरिया का एक नए बिल्डिंग का बिल का कॉपी और एक 30 या 35 या 40। ये काम इतना कीजिए, आगे का जो करना है वो हमारी ऑफिस में तैयार होगा, हम सुचेता जी को देंगे, वो आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। I have a flat in IC colony which was not in Bombay Municipal Corporation in 1963. Now it is in Bombay Municipal Corporation. क्या फिर से बोलिए, समझ नहीं आया। 6 flats, हाँ, old building, 49-year-old building. A builder has purchased another 6 flats he constructed. Now the bill has come. Old buildings they have shown as 18-year-old instead of 49-year-old. I am not owner there. I am tenant. I am paying 132 rupees rent. The tax is 930 rupees. अभी 900 है। अब सवाल आपका, पहला सवाल ये है कि बिल्डिंग 40 साल पुराना है लेकिन उसको वो 19 साल दिखा रहे हैं, बराबर है ना। अब इसका तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, अब यही एक केस मुझे आया था नेपियन सी रोड से, मैं नाम नहीं देता हूँ, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट करीब 37 साल पुराना है। 37 साल तो नहीं, वो 27 साल है, लेकिन उसको बिल्डिंग में जो लिखा था वो 16 साल लिखा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे पास तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पड़ी है 27 साल पुरानी, ये 16 दिखा रहे हैं। मैंने कहा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सोसाइटी की तरफ से भेज दीजिए, अपने आप 27 हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एरर है। आपके पास एविडेंस है, तो अगर आपके पास एविडेंस है, देखिए मकान मालिक आप नहीं है, सुनिए, मकान मालिक कौन है? दूसरा कोई। तो मकान मालिक ये शिकायत कर सकता है कि ये बिल्डिंग कितना पुराना था, आप नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक का बिल हो और कोई ऐसा एविडेंस हो 40 साल पुराना, आपने रेशनिंग कार्ड लिया हो कि भाई इस बिल्डिंग में तो मेरे पास रेशनिंग कार्ड है या वोटर आईडी है पुराना, हमारा नाम मान लीजिए उस समय वोटर आईडी नहीं था और आपका नाम वोटर में रजिस्टर था, तो आप कह सकते हैं कि इसी बिल्डिंग में मैं रहता था। We have all the documents, sir. देन यू कैन सी, इफ एविडेंस है
तो महानगर पालिका को स्वीकार करना होगा। Well, there are two more interesting things he is one more saying. point. One is that he says that it was not in the municipal corporation limits when the building was built and now it is, right? Sorry. You said your building was not within the Bombay Municipal Corporation limits It and was in Thane district. At that time, there was no electricity, there was no water. 1967, it is very surprising. IC colony, you may be knowing. Now, old landlord has sold to builder. Builder has constructed another 6 flats. Those 6 flats, in the notice, without application of mine, they have shown the new building 18-year-old, new flats 18-year-old, and old flats 18-year-old and new other way, vice versa. अच्छा, यानी नए बिल्डिंग को पुराना दिखा रहे हैं, पुराने को नया दिखा रहे हैं। Yes, and now I had filed the standard rent application, and standard rent is fixed by the court at 132 rupees. वो तो फ्रोजन है, 1950 या 74 से 73 से फ्रोजन है, बॉम्बे रेंट एक्ट के मुताबिक। Standard rent is fixed. Now the tax on that flat is coming 930 rupees tax. Standard rent is 132. अभी देखिए, ये फ्रोजन था, इसीलिए तो उन्होंने कैपिटल वैल्यू लाया है। देखिए, जब हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि ने देखा कि पुराने रेंट एक्ट के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जब तक रेटेबल वैल्यू रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसीलिए तो उन्होंने ये लाया कि वो जब तक उसका फैसला अभी होगा नहीं, तब तक वो कम से कम कैपिटल वैल्यू के आधार पर ले सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के कारण उन्होंने कैपिटल वैल्यू लाया है। फिर भी इसका ज्यादा क्लैरिफिकेशन आप राइटिंग में अगर दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। मैं आपको राइटिंग में इसका रिप्लाई कॉम्पिटेंट पर्सन जो हमारे एडवोकेट हैं उनके पास से मैं 2 दिन के अंदर आपका जो सवाल होगा उसका मैं ईमेल के माध्यम से आपको भेज दूंगा। मैं ICICI बैंक से हूँ। हाँ। नहीं, अगर लीज प्रीमाइसेस है हमारी और ओन प्रीमाइसेस है तो टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होगा उसका? देखिए, बैंक के लिए उन्होंने अलग ही रखा है। पुराना जो बिल्डिंग होगा तो पुराने बिल्डिंग को पुराने स्टाइल से ही टैक्स लगेगा। ओके। यानी वो टैक्सेशन चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि वो पुराने बिल्डिंग को लागू हो रहा है। अब उसके अंदर कैटेगरी आपकी आ गई बैंक के अंदर, इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लिस्ट बनाया है, करीब 300-350 अलग अलग कैटेगरीज की है। ये जरा समझना। अभी देखिए, एम्यूजमेंट पार्क अलग है, गोल्फ कोर्स अलग है, लैंड वे ब्रिज अलग है, ओपन एयर थिएटर अलग है। इस तरह इतने अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो आपका स्पेसिफिक आएगा। बैंक के अंदर जो आपको लगेगा ना वो आपको इसमें लागू हो सकता है और वो जो रेट होगा उसका 3 गुना बढ़ेगा। यानी क्या हो गया, मान लीजिए मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपका पुराना बिल्डिंग में होने के कारण आपकी प्रीमाइसेस जो पुरानी बिल्डिंग है उसका 1000 रुपया अगर टैक्स आता था पहले, तो अभी तो पहले ये 3 गुना होगा। लेकिन 1000 जो था वो पुरानी सिस्टम में था, रेटेबल में। इस बार जो होगा वो बिल्डिंग का जो कैपिटल वैल्यू आएगा उसके ऊपर उसको कैलकुलेट किया जाएगा और मैक्सिमम 3 टाइम्स बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी आप आज भी पुराने बिल्डिंग के अंदर जिसका बैंक है वो सेफ है। 2015 के बाद शायद इसमें परिवर्तन हो सकता है। ओन प्रीमाइस रहेगा तो ओल्ड प्रीमाइसेस की तो बात नॉट, आई एम नॉट सेइंग ओन प्रीमाइसेस है, चाहे कोई भी हो, बिल्डिंग कौन सी साल का बना है उसके ऊपर टैक्सेशन हो रहा है। आपका अपना है या पराया है उससे मतलब नहीं है। जो ओनर है उसको टैक्स भरना है, जो नया बिल्डिंग का ओनर है उसको ज्यादा लगता है, जो पुराने बिल्डिंग का ओनर है उसको कम लगता है। अगर कुछ अपील करना है तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? क्या करना है? अपील करना है। किस चीज का अपील? अपील का कारण बताइए ना। टैक्स अगर ज्यादा है तो हम लोग अपील कहाँ कर सकते हैं उसको? अब देखिए, कानून बन चुका है, आप सरकारी अधिकारी के पास तो जा नहीं सकते हैं। आपको हमारे संविधान में दिए गए अनुसार आप जाके कोर्ट में ही न्याय मांग सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला तो अपने एडवोकेट से सलाह लीजिए कि ये हो रहा है, क्या न्याय तंत्र आपकी इस अपील को स्वीकार करेगा। अब याद रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आजकल जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता और गलत होने पे सजा भी मिलती है और पेनल्टी भी लगती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना, आपके पास अगर लॉ पॉइंट है या आपके फैक्ट इतने स्ट्रांग हैं कि जज कन्विंस हो जाए कि नहीं ये कानून
हकीकत में अन्याय कर रहा है तो ही वो उस पे ऊपर आपको थोड़ी देर के लिए स्टे दे सकता है, सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई इन्होंने जो ये कहा है ये सही है या गलत, आप आइए, उसके लिए 15 दिन या 1 महीना टाइम दे सकते हैं। थोड़ा नीचे, हाँ हाँ। I am owner of a building which is more than 100 years old. It is therefore also not a RCC construction. Would that make a difference in the valuation of the? हाँ, इसमें देखिए उन्होंने क्या किया, वेटेज दिया है, मल्टीप्लिकेशन वेटेज अलग अलग है, लोड बेरिंग का अलग है, आरसीसी का अलग है, जहाँ पर स्विमिंग पूल है वो अलग है, जहाँ पर क्लब हाउस है वो अलग है। तो अगर आपका मान लीजिए लोड बेरिंग है तो वो अलग आएगा, बहुत सी जगह पर सिर्फ साले शेड लगे हुए हैं तो उसका अलग आएगा। तो उन्होंने ये जो इन्होंने अभी बताया ना कैपिटल वैल्यू का जो रूल्स है उसके अंदर सारे क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो पुराने बिल्डिंग को तो पहला रिलीफ मिलता है, और आपका 100 साल पुराना बिल्डिंग है तो आपको तो 30% से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, पहला बात। दूसरा, आपका अगर आरसीसी नहीं है और दूसरा है तो और भी आपको ज्यादा मिलेगा। यानी नॉर्मल से आपका करीब, मैं समझता हूँ अगर दूसरे को 100 रुपया लगता है तो आपको 60 रुपया लगेगा। Defining the age as only 49 years as opposed to more than 100 years. इसके लिए आप हमको बिल की कॉपी भेजिए और एक छोटा सा हो सके तो 10 सेंटेंस के अंदर ही आप अपना लेटर लिख के साथ में बिल के साथ अटैच करके भेजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों का पढ़ना, जवाब देना आज की तारीख में मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो भी जेन्युइन चीज है उसका रिप्लाई आपको मैं नहीं देता हूं तो हमारे 5-6 दोस्त है जो ये मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं, आपको बता दूं, मेरे साथ और 5 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ होता है तो हम दूसरे को दे देते हैं, वो आपको ईमेल के माध्यम से बता देंगे। लेकिन आप जरा बिल के साथ वो जो लिखना चाहते हैं कि भाई हमारा 100 साल पुराना था, इसके अंदर 49 ईयर्स दिखाते हैं, तो क्या करना चाहिए। अगर इतना भी लिखा हुआ आएगा, अगर आप गुजराती में लिखते हैं तो भी चलेगा, हिंदी में लिखते हैं तो भी चलेगा, अंग्रेजी में लिखते हैं तो भी चलेगा। यानी हम आपको ये 3 भाषा में दे सकते हैं। अभी मराठी में जानता नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, ये तीनों भाषा में जो आप जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में आपको रिप्लाई आ जाएगा। मैं जानना चाहता था कि आपने 2 चीजें मांगी हैं सहयोग के रूप में। 2 बिल्डिंग अगर पुरानी 30 साल पुरानी आपकी विसिनिटी में अगर है, 30 नहीं, कोई भी 30 या 30 से अधिक या 20 या 20 से अधिक, डिटर्मिनेशन कैसे है, मतलब कि ओल्ड नई बिल्डिंग कैसे निकाला है? नहीं, अभी सुनिए, पहले ये हमने नहीं निकाला है। नहीं, मतलब उनका जलोटा साहब का डायरेक्शन जो है वो क्या कहता है इस बारे में? किसका? मतलब बीएमसी का मिस्टर जलोटा। देखिए, बीएमसी कुछ नहीं करे, बीएमसी ने तो कानून बना दिया कि पुराना बिल्डिंग होगा तो उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए, पुरानी बिल्डिंग कौन सी हुई और नई बिल्डिंग कौन सी हुई? मैं बताया ना कि आपका उसका कंस्ट्रक्शन उसने बिल के अंदर बना के भेजा है, वो पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, नहीं हो गई तो नहीं आ जाती है। तो उसका जो रेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, वो रेट इज नॉट ठीक है। मेन चीज है कि जुलाई 2010 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो विल इट बी क्लासिफाइड एज ए न्यू बिल्डिंग? नहीं, देखिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको कब मिला उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो रेडी रेकनर के वैल्यू से चल रहे हैं। आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने जब रजिस्ट्री कराई होगी उससे लेंगे वो मेरे फ्लैट? पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको आपकी चीज का स्पष्टीकरण दे रहा हूं ताकि आपको एक चीज पूरा क्लियर हो जाए। करेक्ट। नया कानून जो बना है उसको ओसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं जिस बिल्डिंग में एक दुकान है मेरी, उसको ओसी आज 22 साल से नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन हम हर 6 महीना में हमको बिल आता है, हम टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। यानी जब ईयर ऑफ द बिल्डिंग लिखेगा ना कंस्ट्रक्शन तो 20 साल पुराना ही आएगा, ठीक है, लेकिन जो रेट लगेगा वो 2010 का जो कैपिटल वैल्यू होगा ना उसके ऊपर से टैक्स कैलकुलेट होगा। नहीं, तो वो तो होगा कैपिटल से, लेकिन ये डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि बिल्डिंग ओल्ड है कि नई है? वो तो बीएमसी के रिकॉर्ड में वो भेजते हैं ना बिल। अब मुझे अगर बिल भेज रहे हैं बिल्डिंग में 20 साल 22 साल पुरानी, तो उनके पास जो रिकॉर्ड होगा उसके आधार पे वो आपको बिल बना के भेज रहे हैं। देखिए, इतने सारे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज तक कभी आपने बीएमसी से मिला है क्या? नहीं, कभी नहीं। अरे मैं नहीं जानता था कि मेरे 68 हमारे बिल्डिंग के फ्लैट का इतना अच्छा वो स्पष्टीकरण करके देगा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, सिर्फ यही कहता हूँ टैक्स ज्यादा मत लो। इसका मतलब है कि मैं सोसाइटी से चेक करूं कि उनके जो बिल आए हैं उसमें वो डेट ऑफ कंप्लीशन क्या दे रहे हैं वो? देखिए, अगर प्रॉपर्टी टैक्स का बिल होगा ना तो आप देखेंगे उसमें बहुत 18 कॉलम्स हैं। देखिए बिल के अंदर क्या क्या चीजें बता दूं। सबसे पहले आपको आता है आपका यूनिट का नंबर,
दूसरा आता है आपका कारपेट एरिया इन स्क्वायर मीटर, बाद में आता है बिल्टअप एरिया इन स्क्वायर मीटर, उसके बाद उसमें दिया हुआ है आपका कैपिटल वैल्यू इन स्क्वायर मीटर्स, उसके बाद उसमें दिया हुआ है टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेटेज, वो जो अलग उन्होंने बनाया है। So he'll have to fight with his society and get his bill, and they cannot deny it to you because Yes. you pay the tax. No, but society has yet not been able, because society itself is fighting with the builder because the reason that they have collected the money and they are not disbursed. This to the municipal corporation then, because otherwise they're liable. One must also know what the objection which he requires, he has some support, and that is the reason. Dr. Saab, Namaskar. I have an office at Diamond Point, which is more than about 38 years old. All along we were getting a bill, and now the society has raised it based on capital value, and they've raised a bill, and they've also threatened that if you don't pay, we'll charge 2% per month interest. So what I've done is I've gone ahead and paid under protest. I have two simple questions. One is I was told that the building which was built in the early 70s, the rateable value was calculated by the BMC on the carpet area. Now what they've done is they've revised the capital value and have started charging on the built up area. That's point number one. Point number two is, notwithstanding that I have gone ahead and paid this amount, which for the last 3 years in retrospect, as the society has also told me that they have filed their objections on behalf of all the office owners in Mittal Chambers. I as an individual, can I also have a recourse where I can in my own capacity also take up this matter? ये तो आपको हमारे संविधान में दिया है कि अगर आपको महसूस होता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसी के लिए तो न्याय तंत्र बना है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि ये सवाल मुझे हर जगह, मैंने आपसे कहा 3 संस्थाएं स्वतंत्र हैं जिनका जन्म हमारी देश की आजादी के साथ हुआ है, जिसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है। आज अगर MERC है, इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है या कोई भी चीज है, तो वो पार्लियामेंट के इनेक्टमेंट से बनी है, न्याय तंत्र इनेक्टमेंट से नहीं बना है। यानी हमने चुने हुए लोगों को पार्लियामेंट में भेजा है देश की जनता की रक्षा करने के लिए, देश के हित में कानून बना के लिए, और न्याय तंत्र को अधिकार दिया गया है कि अगर कानून में किसी प्रकार के आपके साथ अन्याय होता है तो आप न्याय तंत्र में अपील कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, लीगल एंटिटी होती है, वो भी एक पर्सन गिना जाता है, तो एक इंडिविजुअल भी जा सकता है और लीगल एंटिटी में सोसाइटी भी आ गई और सभी आ गए, कंपनी भी आ गए, यानी कोई भी जा सकता है। Except जैसे आप बता रहे हैं that it's difficult to go to court, you have to have a good case, you have to have law points. That is why the Society of Fast Justice is working together. So one of the things that you can do is write to us, we can pass it on to him. We have couple of issues. हमारा पुराना बिल्डिंग है, हमारा पुराना बिल्डिंग है, 50 साल से पुराना है, लेकिन बिल में लिखा है 49 years. That is one thing. Then second is the building is on the plot of 401 square meters, but जो ground floor पर दुकानें हैं, तो दुकान का एरिया दिया है 182 square meters, which is physically not possible. Third is all the shops have the mezzanine floor. अभी ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर का उन्होंने टैक्स लगाया है करीब कुछ 3,500 और मेज़ेनिन फ्लोर का टैक्स लगाया है कुछ 9,500. Whether it is possible and whether it is feasible. आप डॉक्टर के पास टेलीफोन में इंक्वायरी करेंगे तो दवा सही नहीं मिलेगी। बिल भेज दीजिए, आ जाइए। देखिए, मेरी बात सुनिए, 2 चीजें बता रहा हूँ। आपने जो सवाल किया ना, हाँ जी, वो टेलीफोन पे भाई मुझे सर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, नहीं होगा। वो पेपर लेके आइए, फोन करके आपको प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जुड़ा हुआ कोई भी विषय होगा, आपको उसमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। और जहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो संबंधित ज्ञानी व्यक्ति से ओपिनियन लेके हम आपको ओपिनियन दे देंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं है, जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के जो बोल रहे थे कंपनी का नाम जो देवनागरी में होना चाहिए, आपने स्टे लाया है, लेकिन क्योंकि नरीमन पॉइंट में अभी भी आके तकलीफ दे रहे हैं कि आपका नेम प्लेट हिंदी में नहीं है या मराठी में नहीं है। अब इसका कानून बता दूं, ये जो है बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेक्शन 20A है। सेक्शन 20A में इन्होंने 2001 में अमेंडमेंट किया। बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पहले से ही प्रोविजन है कि मुंबई के प्रत्येक दुकानदार को किसी भी भाषा में अपने दुकान का नाम लिखना है। Every commercial premises has to display the name outside their premises in any language, but in Devanagari language it is mandatory.
This is not from today, it is from 1948, Bombay Shop and Establishment Act. This act was amended, which I challenge. Amendment was what, you know? It was written in the amendment, which I challenge, that you will have to write first in Devanagari Bhasha, then you will have to write in any other language, and if you write in any other language, that should not be bigger than Devanagari Bhasha. This is what I challenge, that you cannot insist that this should be big and this should be small. So देवनागरी कंटिन्यू. अभी कानून ये कहता है कि आपको देवनागरी भाषा में लिखना है जो 15, 20 या 10 फुट से लेजिबल होना चाहिए, जो आसानी से आदमी पढ़ सके. यानी आज भी कानून है, अगर आपने एबीसीएन कंपनी लिखा है तो नीचे आपको देवनागरी भाषा में एबीसीएन कंपनी लिखना पड़ेगा. सर आपने बोलते बोलते बोले कि जो वेज है एक तो PIL है, दूसरा वेज बोलते बोलते दूसरा टॉपिक आ गया. देखिए और कुछ दूसरा तीसरा वेज है. देखिए मैं आपको बताऊं, सवाल जो था ये था कि लीगल रेमेडीज अवेलेबल ऑन प्रॉपर्टी टैक्स इश्यू एंड हाउ टू यूज इट. तो हाउ टू यूज इट के अंदर मैंने 3 अलग कैटेगरीज बनाई है. पहला कैटेगरीज मैंने कहा है कि एक PIL फाइल किया जा सकता है जो हमने की है. दूसरा है आदमी इंडिविजुअल अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, जैसे कि 480 और 510, वो कह सकता है कि भाई अगर हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो महानगर पालिका हमको कौन सी एक्स्ट्रा सेवा दे रही है कि भाई इससे अगर वो 1000 रुपया लेती तो मेरे से 2000 क्यों ले रही है. आपने एग्जम्पशन दिया, इसका दुख नहीं है, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है. तो इसको इस तरह से इंडिविजुअल चैलेंज किया जा सकता है. दूसरा इंडिविजुअल चैलेंज कौन कर सकता है? नया बिल्डिंग वाला है, बगल में पुराना बिल्डिंग है, वो कह सकता है कि इसके पास आप 1000 स्क्वायर फीट का 1000 रुपया ले रहे हो और मेरा 1000 स्क्वायर फीट है आप 10,000 ले रहे हो. तो दूसरा इंडिविजुअल हो गया. और तीसरा जो है वो बैंक वाले जा सकते हैं, क्योंकि बैंक वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सब्सटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, उनको कोई एडिशनल नहीं दिया जाता है. और महानगर पालिका को जो टैक्स लेने का अधिकार कानून के अंदर और संविधान के अंदर दिया गया ना, वो कॉम्पेंसेटरी टैक्स कहा जाता है कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसका पैसा आपको लेना है. 3 तरह की चीजें हैं जो सरकार आपसे ले सकती है. देश को चलाने के लिए टैक्स लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल बॉडीज होती है जो आपको अलग से सेवा देती है ना, उसका पैसा लेना है. वो उसका पैसा जमा नहीं कर सकते हैं. 1 to 1 पॉसिबल नहीं है कि 100 खर्च होने वाला है तो 100 ही कलेक्ट करें. हो सकता है कि बजट बनाया अगले साल का 2014 का कि भाई 3000 करोड़ या 4000 करोड़ खर्च करना है, तो वो सभी नागरिक से 5000 करोड़ तक 15-20% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन 4000 का सीधा 8000 करोड़ नहीं ले सकते हैं. तो अपने को उसको चैलेंज करना है और वो किया जा सकता है. सर एडेड आफ्टरवर्ड्स, ये जरा समझना पड़ेगा, बिना समझे. देखिए अगर आप जो कहना चाहते हो ये है कि एक पुरानी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के ऊपर और अलग माले चढ़ा दिए गए. अब सवाल ये होता है कि जब बिल्डिंग बनता है तो उसके फाउंडेशन उतना ही होता है जितना उसका माला होता है. और इसका मैंने एक केस किया था, गौरव गगन करके कांदीवली में एक बिल्डिंग है, उसका मैंने PIL किया था 154 बिल्डिंग को. 7 माले का प्लान बनाया और 24 माला बनाया. इस प्रकार 154 बिल्डिंग थे. रायजा ने भी बनाया, वाधवा ने भी बनाया. सभी लोगों ने, कोई 5 माले का प्लान देता है, 7 माला बनाता है, कोई 7 माले का प्लान बनाता है, कोई 10 माला बनाता है. और इस भाई साहब ने, रवि ग्रुप ने तो 7 माले का बनाया और 24 माला बना दिया. मेरी PIL के बाद आज वो 15 साल से बिल्डिंग बिक नहीं पाया है. ऐसे के ऐसे 24 साल आप जाएंगे बंदर फकाड़ी में तो वो बिल्डिंग आपको मिलेगी. No. ये मैं आपको समझा रहा हूँ. यानी आप जब कहते नहीं कि पुरानी बिल्डिंग में ऊपर बना, तो ये समझिए कि क्या वो बिल्डिंग का फाउंडेशन इतना बड़ा था कि उसके ऊपर एडिशनल लिया जा सकता है या सेपरेट पिलर लेके लिया है. देखिए आप समझ, सांताक्रूज के अंदर होते हैं, मेरे पास से 2-3 केस आए हैं कि 3 फ्लोर का पुराने बिल्डिंग थे. यहाँ पे बहुत है दादर शिवाजी पार्क एरिया में जो सेपरेट पिलर्स बना के फॉर द एडिशनल FSI. तो वो नए में जाएगा न्यू नेचुरली. नहीं पूरा बिल्डिंग जाएगा कि नहीं मैं नहीं जानता, पता करके बताऊंगा. या फिर उसको जो BMC का टैक्स आया बिल दी, बाद में स्टडी करेंगे और कुछ किया जा सकता है नहीं कि उसका चिंतन करेंगे, क्योंकि इतने कानून गलत हैं. आपको बताऊं, मैंने एक बार जज को लिखा, देखिए सुचेता जी, मैंने जो लिखा वो सुनिए. मैंने लिख दिया कि अगर आप न्याय नहीं कर सकते हैं तो न्याय तंत्र को ताला मार दीजिए. अब मुझे बताइए इससे ज्यादा मैं क्या लिख सकता हूं. और मैंने 34 जजों को पर्सनली जाके, वो रजिस्ट्रार जो होता है मिस्टर नार्वेकर करके थे, आज से 5 साल पहले, नार्वेकर जी को मैंने पर्सनली दिया. वो साइन करके देने के लिए तैयार नहीं थे. तो मैंने कहा आप
आपके पास तो जुडिशियल पावर है, आप मुझे मना कैसे कर सकते हो कि मैं नहीं दूंगा? मैं कहा मैं गाली लिख के दूंगा ना तो भी आपको थप्पा मार के देना पड़ेगा। ये तो मैं अच्छी बात लिख के दे रहा हूं। और बाद में उन्होंने दिया। यानी आपको अपने अधिकार का उपयोग करने का तरीका जानना और भय नहीं रखने का। भय किसी चीज का समाधान नहीं है। ये जो 500 स्क्वायर फीट के नीचे की जगह है उसके ऊपर समझो कैप रखा हुआ है, तो इफेक्टिवली तो ये हुआ कि वो जो ज्यादा है वो लोग उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा, मेरे विचार जब व्यक्त किए तो मैंने तो अगर वो सब्सिडाइज करना है तो सब्सिडाइज जो करना है वो तो स्टेट का कर्तव्य है। बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से इसको बेसिकली ये चैलेंज हो सकता है कि हो सकता है, और आपने तो लिया ही होगा। नहीं, देखिए आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरी PIL जो है वो सिर्फ 4 या 5 पेज की है। उसमें हमने सिर्फ रेडी रेकनर की जो कैपिटल वैल्यू अराइव किया है ना, उसका डाटा सही नहीं है, मैंने उसको चैलेंज किया है। हमने पूरा, क्योंकि इस कानून को इतना जल्दी अभी हम चिंतन कर रहे हैं। अभी हमने PIL कर दी, 29 तारीख हो गया, अब मेरे पास 29 दिन का समय हो गया। अब इस 29 डेज के अंदर मुझे जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। उसमें आप जैसे जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हमें अत्यंत खुशी होगी, क्योंकि सिर्फ इस कानून के लिए नहीं लड़ रहा है। अभी तो डिस्कशन ऑन चेक RBI का इन्होंने मुझे दिया, मैंने पढ़ा, इतना अन्याय हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इन्होंने मुझे एक पेपर भेजा डिस्कशन RBI का, मैं हकीकत में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आने वाले दिनों में तो कितना अन्याय आप लोग के साथ होगा आपको मालूम ही नहीं है। तो हम सब मिलकर लड़ें, ये उद्देश्य आज की इस सभा का है। प्रॉपर्टी टैक्स तो एक बहाना है, बाकी मिलना हर चीज के लिए साथ में लड़ना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज देयर आर डिफिकल्टीज, मतलब बिल इज रॉन्ग, शुड वी पे और शुड वी नॉट पे? नहीं, बिल इज रॉन्ग। देखिए पहली बात सुनिए, उन्होंने कहा है कि टेक्निकल एरर होगा तो रेक्टिफाई करके देंगे। सुनिए, अगर आपको लगता है कि पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक आप सही हो तो आप उसको राइटिंग में लिख दीजिए, उसको बोल दीजिए कि अभी मैं आपको पुराने के साथ भर रहा हूं, आप हमको इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, मैं पूरा पैसा भर दूंगा। ये किया जा सकता है, लेकिन सेफ साइड के लिए हिंदुस्तान के कानून और जुडिशरी पे भरोसा करना बड़ा कठिन काम है। तो व्यक्तिगत रूप से मेरी ये सलाह है कि अगर आप सक्षम हैं तो एक बार तो पैसा भर के सब कुछ लिख के दे दीजिए, और बाद में जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसका आप फॉलोअप करते रहिए। अगर मेजर अमाउंट है तो डेफिनेटली किसी एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजिए। अगर बहुत बड़ी रकम है तो मैं कहूंगा फिर समझौता नहीं करना है, फिर एडवोकेट का सहारा लेकर आप उसको भेजिए। हमारे वहाँ 2 माला तक पक्का बिल्डिंग है, रोड पर है। उसके ऊपर तीसरा माला चढ़ाया टिल्ट मार के, वो RCC है। BMC ने भेजा RCC का हिसाब से, तो कैन आई फाइट आउट दैट नहीं, पहला 2 माला का पक्का स्ट्रक्चर के अंदर लो। फाइट की जरूरत नहीं है, ये टेक्निकल एरर है, आप लिखेंगे तो करके दे देंगे। देखिए, हाँ, तो वो आपको देखिए, अब इसमें आपको स्पष्टीकरण देना है कि पहले 2 माला लोड बेरिंग है, ऊपर का RCC है। अब ये मुमकिन है कि नहीं, उनके रिकॉर्ड में क्या है, क्योंकि वो नॉर्मली भेजते हैं उनके पास जो रिकॉर्ड्स ऑथेंटिक हैं उसके ऊपर। अगर आपके पास सबूत है कि ये लोड बेरिंग है, आप लिखिए। अवश्य वो टेक्निकल एरर को नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, आप भेज दीजिएगा। आई विल सी दैट आई राइट टू SS शिंदे जी, और दूसरे मिस्टर कालकोटी जिन्होंने ये पूरा कानून बनाया है, आपको उसका पूरा जवाब मैं दिला सकता हूँ। Carpet area is shown as 100 meter. Okay. And the tax is on built up area which is 20%. 121.2 correct. That is hypothetical. It is not correct. It is only 10%. What is to be done? See, one thing I tell you, this is called where certain reasonableness has to be considered. Government cannot look after each and every person, because when we say built up, it differs from 13% to 20%. So whatever is the maximum, government takes into account, and this cannot be challenged, because government cannot look after each and every building. How much it is more in this, it is 13%, another is 14%. This, so therefore they have presumed, and they have specifically made it in the law that from carpet to area you have to add 20%. It is not correct, sir. The external wall is only 9 inches, internally is only 5 inches. So it can never be 20% of the carpet. Agree, but this is the law, you cannot challenge it, that's all. You have to pay. It is an injustice, we have to suffer the injustice. You will have to, this is not an injustice. 1 minute, एक मिनट, एक बात सुनिए, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, एक बाप के 4 बेटे हैं,
अगर प्रॉपर्टी डिवीजन करनी है ना तो एग्जैक्ट कभी नहीं होगा। किसी को 1 करोड़ मिलेगा, किसी को 1 करोड़ 10 करोड़ मिलेगा, किसी को 90 लाख मिलेगा। अब ये कहना कि सबको करो, सब कुछ बेचो और बाद में करो, तो मिलना नहीं है। तो सरकार जब कोई कानून बनाएगी तो एग्जैक्ट देना नामुमकिन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 13% से 20% तक का फर्क है तो 7% किसी को ज्यादा भरना पड़ेगा, किसी का 15% भी हो सकता है। तो हर एक का इंडिविजुअल बनाना ये नामुमकिन नहीं है, इसलिए 20% कारपेट के ऊपर ऐड करके बिल्टअप बनाया जाता है। You will have to suffer. So we will discuss For the this cost. one to one. ये देश हित के लिए आपको पैसा देना है। So Rajendra ji, can we sum up one? Anybody who wants to contact Mr. Thakkar, please ask for his email ID. We are happy to give it to you. He is going to send us the public interest litigation that he is going to file. So if you want it and you want to file it, then please write to us to say that you want it, and we will email it to you, or we can give you his address and he can email it directly, but it will be only by email. Third, if you want your individual cases and you want counseling, then Mr. Ashok Rawat has very kindly offered to do it. I think a lot of people have benefited a lot. Isn't that true, Mr. Engineer? He's been there before. So please come on Wednesday. Email us that you want to come and come here at 3:30, and you can be here for the counseling session. Yeah, that is the fourth one, which is that if you want to submit details and you want to participate proactively in this PIL, then he has requested that if you could take your own society, as an old one and a new one in your area, get those details as in what has been sent by the BMC and send it to him. Now if you want, you can send it to him directly, or you can send it to Money Life Foundation, because you all know the address here, because that will have to be in physical form, and we will collect them all and send it to Mr. Thakkar. So that is the fourth thing that you can do.